दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष एक बार पुनः मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत के वायसराय के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं लॉर्ड इरविन के बारे में और साथ ही साथ पढ़ेंगे लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में। देखिए हम लोगों ने ये वायसराय वाले चैप्टर को स्टार्ट किया और जब पूरा एंड कर लेंगे दोस्तों तब पुनः हम पीछे की तरफ चलेंगे और जो बचे हुए मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक हैं उन पर भी चर्चाएं की जाएंगी। देखिए आज हमारा 116वां लेक्चर है। ठीक है, इसी सीरीज में दोस्तों 45 तक का जो लेक्चर दिया गया वो प्राचीन इतिहास से संबंधित है। 46 से लेकर के 91 तक आपको मिडावल हिस्ट्री से संबंधित लेक्चर दिया गया और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हमने 92 नंबर से किया है। आज हम 116वें लेक्चर में आ चुके हैं। तो देखिए एकमात्र चैनल स्टडी 91 है जहां सीक्वेंस में और सिस्टमेटिक तरीके से आप इतिहास को पढ़ सकते हैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। और इतने अच्छे अच्छे सवालों को लेकर आता हूं मैं यहाँ पर कि निश्चित रूप से आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी भी हो पा रही होगी। और आज हम कवर करने वाले हैं 3451 से लेकर के 3480 तक के सवाल। ठीक है, किस किस तरह के सवाल इस चैप्टर से परीक्षा में आते हैं। जैसे सवाल आता है कि बटलर समिति की स्थापना कब हुई थी। आपको क्या लगा कि मैं इरविन के बारे में क्या कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो बटलर समिति आता है परीक्षा में सवाल, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। लिनलिथगो आयोग, जी हाँ दोस्तों एक आयोग बना था। अब लोग समझते हैं कि जब ये वायसराय बन के आएगा तब दोस्तों ये आयोग बनता है, ऐसा नहीं है। ये पहले ही आयोग बन गया था। तो कब बना था? व्हीटले आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब और किसने किया था? किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति कौन थे? इस तरह के बेहतरीन सवालों पर आज चर्चा होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कितने सवालों पर आप पहले से तैयार हैं। याद रखिएगा दोस्तों आप ही लोगों के डिमांड पर यहाँ हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों फाउंडेशन बैच आ चुका है। तो आ जाइए और ज्वाइन कर दिए दोस्तों। बहुत शानदार बैच चल रहा है, सुपर सेलिंग बैच है। और एक बार अगर यहाँ आप ज्वाइन करें तो बाकी मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें। सिर्फ एक बैच को ज्वाइन करिए, इसके बाद बाकी जिम्मेदारी आपकी खुद है, अपने आप करोगे। ठीक है, जब कोई चीज़ बेहतर मिलता है ना तो उसकी बात ही अलग होती है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं तो एडमिशन ले लीजिए और क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा आज हमारा 116वां लेक्चर है। 3451 से लेकर 3480 तक के सवालों को करने चल रहे हैं और इरविन और वेलिंगटन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल आता है दोस्तों कि लॉर्ड रीडिंग के बाद, जी हां दोस्तों, अगला वायसराय कौन बना है? तो अगला वायसराय बनता है दोस्तों लॉर्ड इरविन। कौन बनता है? रीडिंग के बाद किसका नंबर आ गया दोस्तों? लॉर्ड इरविन का नंबर आ जाता है। ठीक है, लॉर्ड इरविन कब से कब तक वायसराय रहता है? तो 1926 से लेकर के 1931 ईस्वी तक दोस्तों ये लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय रहता है। इसके पहले दोस्तों अगर रीडिंग की बात करेंगे तो रीडिंग कब से कब तक था? तो ये 1921 में वायसराय बना था और 1921 से लेकर के 26 तक दोस्तों ये वायसराय था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ये तो दोस्तों कार्यकाल की बात होगी, सिंपल और साधारण सवाल। अब यहां से इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आपने सुना होगा साइमन आयोग के बारे में। जी हां दोस्तों, साइमन आयोग के बारे में तो पूछता है सवाल कि साइमन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इस साइमन आयोग की स्थापना हुई थी वो तो ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम भी क्या था दोस्तों? साइमन ही नाम था। याद रखिएगा ये साइमन आयोग। इस साइमन आयोग की खासियत थी कि इसमें सभी व्यक्ति अंग्रेज थे। क्या थे दोस्तों? इस आयोग में सभी अंग्रेज सदस्य थे, सभी अंग्रेज सदस्य थे, जिसके कारण इसका विरोध चल रहा था। कोई तो भारतीय होना चाहिए था। ये साइमन आयोग आया क्यों था दोस्तों? तो ये जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ है उसकी जांच पड़ताल के लिए आया था। और ये कब दोस्तों इसका स्थापित हुआ है? तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी। अब मुझे पता आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर हमने तो 28 पढ़ा है। अच्छा, पूरा नाम इनका याद रखिएगा, सर जॉन साइमन है। क्या नाम है दोस्तों? सर जॉन साइमन नाम है, याद रखेंगे। अब आप कहेंगे सर हमने तो 1928 पढ़ा। नहीं, 1928 में दोस्तों ये भारत पहुंचा था। ठीक है, ये क्या था दोस्तों? भारत पहुंचा था। तो दोनों दो सवाल है। ठीक है, अगर सवाल ये पूछे कि साइमन आयोग का गठन कब हुआ तो इसका गठन तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और इसका गठन 1927 में हो चुका था। और ये भारत कब पहुंचा है? तो भारत पहुंचा है 1928 में। तो सवाल ये है, अगर पूछे कि साइमन आयोग भारत कब आया तब 28 बोलिएगा, और साइमन आयोग की स्थापना कब हुई तब 27 बोलिएगा। किस कारण विरोध चल रहा था? क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी वजह से दोस्तों इसका विरोध चल रहा था। और कौन विरोध कर रहा था? तो लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। इसी दौरान दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगता है, लाठीचार्ज होता है, सर पे चोट लगता है और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1928 में। आगे सवाल देखिए दोस्तों, एक सवाल आता है परीक्षा में बटलर समिति। जी हाँ दोस्तों, इस बटलर समिति का स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत छोटा सा सवाल दे रहा है, लेकिन मैं इतने में नहीं संतुष्ट हूं दोस्तों। याद रखेगा बटलर समिति बना था 1927 ईस्वी में, लेकिन दोस्तों किसकी अध्यक्षता में? तो याद रखेगा इनका नाम था सर हरकोर्ट बटलर। क्या नाम था दोस्तों? हरकोर्ट
हरकोर्ट बटलर। जी हाँ दोस्तों, हरकोर्ट बटलर इनका नाम था, याद रखेंगे। इन्हीं की अध्यक्षता में बटलर कमेटी बनाई गई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए। एक आयोग है दोस्तों, लिनलिथगो आयोग। जी हाँ दोस्तों, लिनलिथगो आयोग आपसे पूछा जा रहा है ये किस वर्ष स्थापित हुआ था। पहले बताइए ये इसका मतलब किस काम के लिए स्थापित हुआ था, पहले ये जान जाइए। तो याद रखेगा दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी जो शाही कृषि का नाम सुना आपने, ठीक है, शाही कृषि, ठीक है। तो शाही कृषि से संबंधित ये लिनलिथगो आयोग था। और दो जगह दोस्तों इसका वर्णन मिलता है, कहीं कहीं पे वर्णन मिलता है दोस्तों 1926 और कहीं मिलता है 28, तो दोनों लिख लीजिए आप, ठीक है। कहीं कहीं 26 मिलता है और कहीं कहीं 28 मिलता है। मैंने काफी सर्च किया और ये दोनों मिलता है, तो मैं चाहता हूं दोस्तों ये दोनों लिखे। ये रॉयल कमीशन कृषि पर है दोस्तों, रॉयल कमीशन ये बना था, रॉयल कमीशन बना था दोस्तों, ये उसी से संबंधित है। नाम क्या दोस्तों, लिनलिथगो आयोग इसका नाम है, ठीक है। आगे लिख रहा भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना ये कब किया गया था। जी हाँ दोस्तों, वैधानिक आयोग ये भारत में जो बना है, भारतीय वैधानिक आयोग, ये कब बना है तो याद रखेंगे 1929 में बनाया गया। कब बना था दोस्तों, 1929 में। किसकी अध्यक्षता में तो याद रखेगा इनका नाम था फिलिप हर्टोग। क्या नाम था दोस्तों, फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में, फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में ये क्या बना दोस्तों, भारतीय वैधानिक आयोग का गठन हुआ था। ये सवाल भी याद रखेंगे, ठीक है। तो सवाल मैंने जो भी लाए दोस्तों बहुत काट छाट कर लाए जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर आपका ध्यान नहीं पड़ता है, लेकिन आज के कंपटीशन के हिसाब से ये सब जरूरी हैं, आपको याद रहे। भारतीय क्रांतिकारियों ने किस वर्ष दिल्ली के असेंबली में दोस्तों क्या फेंका था, बम फेंका था। और किस लिए बम फेंका था दोस्तों, तो सबका जो है सबकी निगाह में आने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां बम फेंका गया था दोस्तों 1929 ईस्वी में, ठीक है। और किसने फेंका था, तो यहां पर दो लोगों का नाम आता है। एक तो नाम आता है दोस्तों बटुकेश्वर दत्त जी का, ठीक है, और दूसरा नाम आता है दोस्तों भगत सिंह का, ठीक है। ये दोनों लोगों ने मिलकर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। याद रखेंगे, दोनों आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। और आगे बढ़िए। लिख रहा लिंडसे आयोग की स्थापना ये किस वर्ष हुई थी। लिंडसे आयोग, ठीक है, लिंडसे आयोग हो गया, व्हिटले आयोग हो गया। इस तरह के शानदार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां भी दोस्तों खाली सवाल इतना है कि लिंडसे आयोग बना कब है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, लिंडसे आयोग बना था 1929 ईस्वी में। लेकिन क्या आपको इतने में संतुष्टि मिल जा रही है कि ये किस लिए बना था। याद रखिएगा, जानकारी होना चाहिए भारत में, याद रखिएगा भारत में किसके लिए दोस्तों, जो ईसाई मिशनरी आए थे दोस्तों, ये उनसे संबंधित है लिंडसे आयोग। अगर एग्जैक्ट हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा भारत में ईसाई मिशनरी शिक्षा से इसका संबंध है। किससे संबंध है, भारत में ईसाई मिशनरी शिक्षा से इसका संबंध है। किसका दोस्तों, ये लिंडसे आयोग की बात कर रहे हैं, इसका संबंध है। याद रखिएगा 1929 में ये आयोग आया था, ठीक है। इसी तरह से व्हिटले आयोग जो था दोस्तों, ये औद्योगिक श्रमिकों की स्थितियों को जानने के लिए आया था, ठीक है। औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति का पता लगाने के लिए दोस्तों ये बना था, कौन सा, व्हिटले आयोग बना था। और व्हिटले आयोग कब बना था, सेम टाइम में दोनों दोस्तों, दोनों का टाइम सेम है। 1929 में भी आया था और 1929 में ये भी आया था, दोनों याद रखिएगा, व्हिटले आयोग और लिंडसे आयोग, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और कहां पर किया गया। तो दोस्तों इस साल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। आपको याद होगा 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है, लाहौर अधिवेशन होता है, याद रखिएगा। और इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसने निर्धारित किया दोस्तों, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता भी रहती है दोस्तों, और इन्हीं का नाम यहाँ पे है। याद रखेंगे, रावी नदी के तट पर पहली बार ध्वज भी फहराया जाता है, ये सवाल भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों इसके पहले महात्मा गांधी जी ने क्या शुरू किया था, इसके पहले महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसके पहले महात्मा गांधी जी की तरफ से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और ये असहयोग आंदोलन दोस्तों, दो सवाल आता है, कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। तो शुरू हुआ था दोस्तों 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1920 को दोस्तों, 1920 को ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और कब दोस्तों समाप्त कर दिया महात्मा गांधी जी ने, तो जब ये आंदोलन हिंसक हो गया 4
फरवरी को दोस्तों क्या हो गया, 1922 को 5 फरवरी को दोस्तों इसको समाप्त कर दिया। 4 फरवरी को घटना घटी थी और 5 फरवरी को महात्मा गांधी जी ने समाप्त कर दिया। 5 फरवरी का मुझे लगता है यहाँ पर 12 फरवरी तक डेट जाता है, ठीक है, 12 फेब तक डेट जाता है, जब पूरी तरह से ये आंदोलन क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। उसी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन ये महात्मा गांधी जी ने मार्च 1930 में स्टार्ट किया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया था, 1930 में मार्च में स्टार्ट किया था, ठीक है। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ दोस्तों, तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है, याद रखेंगे, ये गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1930 में हुआ था और एक चला कब था दोस्तों, तो जनवरी 1931 तक चला था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह से सवाल आ सकता है कि लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तब क्या बताएंगे दोस्तों। दूसरा वाला भी दोस्तों याद रखिएगा सितंबर में शुरू होता है, सितंबर, अब 1931 आ गया है और ये दिसंबर में ही समाप्त हो जाता है, 1931 में ही। इस प्रकार ये दूसरा हो गया। और एक तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो तीसरा वाला कब हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन ये 1932 में हुआ था, ठीक है, 1932 में। अच्छा, इसमें भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वाला कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है, तो नवंबर में स्टार्ट होता है, नवंबर दिसंबर में ये चलता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन से संबंधित सवाल परीक्षा में आते हैं, ठीक है। पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में याद रखेंगे उसका टाइम पीरियड ज्यादा पूछता है, ठीक है। अगला सवाल है, किस अधिनियम द्वारा लड़कों के लिए विवाह की जो आयु थी दोस्तों वो 18 वर्ष निर्धारित की गई, तो यहां पर दोस्तों अधिनियम आता है। अच्छा, ये दोस्तों अधिनियम के बारे में, ये अधिनियम किसने लाया है, तो याद रखेगा हरविलास सारदा का नाम सुना है, जिन्होंने दोस्तों पहली बार इस अधिनियम के बारे में बात किया था, तो उन्हीं के नाम पर एक एक्ट भी आया, उसी को हम सारदा एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, यहां पर सारदा एक्ट कहते हैं, ठीक है। कौन लाया इसे, याद रखेंगे, हरविलास सारदा नाम है। क्या नाम है, हरविलास सारदा जी के नाम पर यह एक्ट आया, जिसमें विवाह की आयु लड़कों के लिए, याद रखेगा, बॉयज के लिए कितनी थी दोस्तों, बॉयज के लिए 18 वर्ष थी, 18 वर्ष थी, और गर्ल्स के लिए दोस्तों, गर्ल्स के लिए कितनी थी, 14 वर्ष निर्धारित की गई, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि आज आप लड़कों का रट लेंगे और लड़कियों का नहीं पढ़ेंगे तो भी तो समस्या है, कल को जो है आपको चीजें नहीं समझ आएंगी, ठीक है। तो दोनों परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए पहले से आप निर्धारित रखे रहिए दिमाग में कि ये चीजें थी, ठीक है। आगे लिखा रहा, किस समाज सुधारक के अथक प्रयासों से सारदा अधिनियम लागू हुआ था, तो अभी तो बताया आपको कि सारदा अधिनियम ये हरविलास सारदा के सहयोग से दोस्तों, हरविलास सारदा के सहयोग से दोस्तों जो है लाया गया था, याद रखेगा, जिसमें बॉयज़ के लिए उम्र कितना था, 18 साल था, और गर्ल्स के लिए उम्र कितना था, 14 साल था, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है, नेहरू रिपोर्ट ये किसने पेश किया था, तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये मोतीलाल नेहरू जी ने पेश किया है, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता होता तुक्का में वो जवाहरलाल नेहरू कहते हो, गलत हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू जी ने। और याद रखेगा, इसी रिपोर्ट में पहली बार भारत को डोमिनियन, पहली बार भारत को डोमिनियन स्टेटस के दर्जे देने की बात कहेगी, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, याद रखेगा, ये चर्चा भी यहीं पर हुई है, तो याद रखेंगे, पूछता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इरविन के समय खनन और भू विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, इरविन के समय खनन और भू विज्ञान के विकास के लिए दोस्तों किसकी स्थापना किया गया, तो दोस्तों धनबाद में आपने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के बारे में सुना होगा, सुना है कि नहीं, नाम है उसका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है, तो याद रखिएगा धनबाद में हुआ है। धनबाद कहाँ पर दोस्तों, झारखंड में है, याद रखेंगे। और किसके समय में हुआ है, तो याद रखेंगे इरविन के समय में, लॉर्ड इरविन के समय की प्रमुख घटना है। घटना क्या है, लॉर्ड इरविन के समय में इसका उद्घाटन होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल। इसी तरह से रीडिंग के समय में नागपुर में विश्वविद्यालय खुला था और दिल्ली विश्वविद्यालय खुला था, आपके जो है अलग अलग समय में, उनके चेम्सफोर्ड के समय में आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय खुला था, रिपन के समय में पंजाब विश्वविद्यालय खुला था, डफरिन के समय में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुला था, और हार्डिंग के समय में दोस्तों 1916 में बीएचयू भी ओपन हुआ था। तो वो सारी चीज़ याद रखिएगा, सब आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, और जब आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तभी आपको चीज़ें याद हो पाएंगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। देखिए स्टडी 91 का तो काम है कि सीक्वेंस में चीज़ें आपको पढ़ा दी जाए, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ चैप्टर तो अच्छे होते हैं और कुछ चैप्टर
चैप्टर वो छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर यही हमें पता होता कि ये चैप्टर नहीं पढ़ना है तो मैं पढ़ाता ही क्यों आपको? अरे मुझे पता है कि परीक्षा के अकॉर्डिंग सब इंपॉर्टेंट है। आपके लिए दोस्तों आधे आधे घंटे की क्लास बनाई जा रही है कि कम समय में आप बोर मत होइए, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, उसके बाद भी आप परेशान हैं और वीडियोज़ नहीं देखते हैं। चलिए खैर आपकी मर्जी हो, ठीक है। यहाँ पर स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह किताबें हैं, हर जगह आप जहाँ भी आपकी इच्छा हो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिख रहा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये इरविन कौन थे दोस्तों? इरविन कौन था? वायसराय था। इरविन कौन था? वायसराय था। और गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ है? तो याद रखेंगे दोस्तों 1931 में ये गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है। लिख रहा है लॉर्ड इरविन के बाद अगला वायसराय कौन बना? तो इरविन के बाद दोस्तों कौन आ जाता है? याद रखेंगे लॉर्ड वेलिंगटन आ जाता है। कौन आ जाता है? लॉर्ड वेलिंगटन आ जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल क्या था दोस्तों, इरविन कब से कब तक था? तो इरविन के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा, ये 1926 से लेकर के 1931 ईस्वी तक इरविन क्या है? भारत का वायसराय है। और अब वो जाता है तो 1931 से लेकर के 1936 ईस्वी तक कौन वायसराय है दोस्तों? याद रखिएगा वेलिंगटन वायसराय है, ठीक है, 36 तक, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, वेलिंगटन ये अगला वायसराय बनकर भारत आता है। दिख रहा वायसराय बनने से पहले वेलिंगटन ने, जी हाँ दोस्तों, वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसके पहले दोस्तों वेलिंगटन ने कांग्रेस के 1915 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें दोस्तों हिस्सा लिया था, ठीक है, उसमें हिस्सा लिया था कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। अच्छा आपके मन में दो सवाल यहां पर आ रहा होगा कि सर 1915 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ ये कहां पर हुआ था? तो याद रखें दोस्तों ये कांग्रेस अधिवेशन बंबई में हुआ था। पहला आपका उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेगा इसकी अध्यक्षता किया था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी ने। क्या किसने किया था? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी ने किया था। आपको याद होगा दोस्तों ये तो 1915 का अधिवेशन है। 1916 वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का एकीकरण हो गया था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार जी ने किया था, और वाला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1917 में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, क्योंकि इसके पहले किसी महिला को अध्यक्षता की जो है चाबी नहीं दी गई थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? वो एनी बेसेंट जी हैं, ठीक है। और ये पहली महिला जरूर है लेकिन विदेशी महिला है। इसी तरह सवाल आता है पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की, उनका नाम क्या दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू जी ने किया था, 1925 में किया था, ठीक है। तो सब चर्चा में आएगा, ठीक है, जब हम कांग्रेस अधिवेशन के सवाल को करेंगे तब वहां चर्चा में आएगा, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है, देखिए द्वितीय गोलमेज की बात कर रहा है तो पहला गोलमेज कब हुआ था? आपने पढ़ा था सितंबर 1931 से लेकर के जनवरी तक चला गया था, महीना डाक गया था तो 32 आ गया था, ठीक है। इसी तरह से दूसरा गोलमेज सम्मेलन समय पर स्टार्ट हुआ, सितंबर 1932 में स्टार्ट हुआ और सीधा ये दिसंबर 1932 में क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। जो तीसरा वाला स्टार्ट हुआ दोस्तों 1930 में था, ये वाला पहला वाला 1930 में था, ठीक है, सुधार कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, और 1931 तक चला था। दूसरा वाला 31 का 31 में खत्म हो गया, और तीसरा जो था दोस्तों वो याद रखेंगे नवंबर से दिसंबर तक चला दोस्तों, नवंबर दिसंबर 1932 में चला, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे कुल 3 सवाल दे रहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जो दूसरा वाला था उसमें महात्मा गांधी जी को भेजा गया था। हालांकि कुछ बात नहीं बनी, इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा हमने अपने देश पर बट्टा नहीं लगने दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा दूसरे वाली की अध्यक्षता भारत की तरफ से कौन कर रहा था? तो महात्मा गांधी जी कर रहे थे, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा ये कब और किसने किया है? तो किसने किया दोस्तों? तो याद रखिएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था दोस्तों? रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये कौन है दोस्तों? ब्रिटिश पीएम है, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों किया गया सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई है। और कब किया गया है? तो याद रखिएगा 1932 ईस्वी में किया गया। कब किया गया है? 1932 ईस्वी में ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर से, ठीक है। गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों कब शुरू किया? तो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों मैंने बताया था आपको, ये मार्च 1930 में दोस्तों प्रारंभ किया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब करते हैं दोस्तों?
जनवरी 1932 में, ठीक है। जनवरी 1932 कहा जाता है दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जाना जाता है। वैसे आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको एक ही सविनय अवज्ञा आंदोलन मिलेगा। ये तो स्टडी 91 पर आ गए हैं कि यहाँ पर आपको 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। तो पहला वाला मार्च 1931 में था, यहाँ लिख दें पहला, नहीं तो आप कहेंगे कि सर कहाँ आ गया, ठीक है। ये पहला था और ये आपका क्या था दोस्तों, ये आपका दूसरा है, ठीक है। जो 32 में आएगा ये दूसरा है। तो किताब उठाइए और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। पूना पैक्ट दोस्तों कब हुआ था? पूना पैक्ट दोस्तों 1932 की घटना है, पूना पैक्ट। जी हाँ दोस्तों, अच्छा सवाल है। किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया दोस्तों? तो जो भारत सरकार अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, ये कब आया था दोस्तों? ये आया था 1935 में, ठीक है। जिससे हमारे संविधान की 1/3 चीजें ली गई हैं, उसी में दोस्तों वर्मा को अलग किया गया था, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आता दोस्तों, ये पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ, ठीक है, किसके मध्य हुआ? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा ये पूना पैक्ट महात्मा गांधी और याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ है, अंबेडकर जी के मध्य हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों आपके लिए अच्छे सवाल हैं, ठीक है। आगे पढ़िए। लिख रहा है सप्रू आयोग। जी हाँ दोस्तों, कई सारा आयोग हम लोगों ने पीछे पढ़ा, उसी से संबंधित दोस्तों यहाँ फिर से एक बार आ रहा है। सप्रू आयोग का संबंध किससे है? याद रखिएगा, सप्रू आयोग का संबंध अल्पसंख्यकों से संबंधित है दोस्तों। याद रखेंगे, सप्रू आयोग का संबंध किससे है? अल्पसंख्यकों में क्या? तो उनके राजनीतिक और नागरिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। उनके राजनीतिक और नागरिक अधिकार, ठीक है, नागरिक अधिकार से संबंधित हैं। याद रखिएगा, कौन सा है? सप्रू आयोग की बात कर रहे हैं। और कब आया था सप्रू आयोग दोस्तों? बना था तो 1934 में बना था, और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 45 में, ठीक है। 1945 में अपना रिपोर्ट इसने सबमिट किया है, जबकि बना कब था? 1934 में बना था। तो दोनों बातें याद रखिएगा। पता नहीं परीक्षा में बनने की बात कर दे या परीक्षा में रिपोर्ट सबमिट करने की बात कर दे, तो दोनों पे आपको क्लियर कट आपका अपना उत्तर पता होना चाहिए, ठीक है। और आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। भारतीय परिसीमन की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, ये परिसीमन जो हुआ था पहली बार, ये परिसीमन की स्थापना कब हुई और किसने किया था? तो याद रखिएगा 1935 ईस्वी में, जिस वर्ष भारत सरकार अधिनियम आया था, उसी साल दोस्तों परिसीमन की स्थापना हुई थी। और किसने किया था? तो याद रखिएगा, किसने अध्यक्षता किया था? तो याद रखिएगा, सर लॉरी हेमंड ने। किसने दोस्तों? सर लॉरी हेमंड ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता किया था। परिसीमन समिति की बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है कि लॉर्ड वेलिंगटन, जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये तो दोस्तों हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं। याद रखेगा 1935 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1935 में ये भारत सरकार अधिनियम आया है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा भारतीय सेना अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकादमी की बात करा दोस्तों, करा इसकी स्थापना कब किया गया और कहां पे किया गया? तो कहां किया गया? तो बच्चों को पता होगा, ठीक है, कि आईएमए कहां है दोस्तों? आईएमए देहरादून में आज भी है, याद रखिएगा। और कब किया गया? तो जिस साल पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में, उसी साल दोस्तों इस आईएमए की स्थापना हुआ, इंडियन मिलिट्री अकादमी, ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकादमी आईएमए बोलते हैं, याद रखेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कौन थे दोस्तों? तो ऐसे 2 व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखेगा, ये तीनों गोलमेज में हिस्सा लेने वाले मात्र 2 ही व्यक्ति हैं। एक तो ये हैं और दूसरे दोस्तों तेज बहादुर सप्रू जी हैं। कौन है दोस्तों? तेज बहादुर सप्रू जी हैं, याद रखिएगा। ये 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। और ये गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ था दोस्तों? तो याद रखिएगा लंदन में हुआ था, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तीनों आपको बता चुका हूं, याद रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और किसने किया है? तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद ने किया है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया है? स्वामी सहजानंद जी ने किया है। कब किया है? तो 1936 में किया है। कब किया दोस्तों? 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद जी ने क्या किया है? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया है, ठीक है। समझ में आया अच्छे से? तो याद रखें दोस्तों, ये जितने भी सवाल मैं आपको देता हूं ना, जब जब थोड़ा सा मौसम बनता है लगता है सवाल ही समाप्त हो गया, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ कि हमारा जो पेड प्रोग्राम है वहाँ पर आइए, क्योंकि वहाँ घंटे घंटे भर ऐसे क्लास चलती रहती है, शानदार क्लास, ठीक है। तो मौका है आपके पास, ज्वाइन करिए। ये जो क्लास आपको दिख रहा है ना, ये पढ़कर जो आपको मजा आ रहा है, ये डेमो क्लास है। और ये किसका डेमो दोस्तों? ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो बैच है दोस्तों, ये उसका डेमो आप मान सकते हैं। अगर यहाँ पढ़कर मजा आ रहा है तो वहाँ तो आपका मजा कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ इतने विस्तार से चर्चा की जा रही है कि मतलब हर एक एग्जाम की तैयारी आप वहाँ से कर सकते हो। ये हालत है। एक बात
लगातार कोर्स को पढ़िए, कोई भी एग्जाम दीजिए, कहीं डरने वरने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर कई सारे विषय पढ़ाए जा चुके हैं, तो इन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट से एप्लीकेशन से ले सकते हैं। हालांकि इनको लेने के बाद प्रिंट आउट कराना आपको पड़ेगा, और किताबें अगर ऑर्डर करते हो तो वो किताबें तो पोस्ट ऑफिस से सीधा आपके घर जाती है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं और अब नितिन सर अपनी क्लास में रेगुलर हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करिए और कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। देखिए जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर आपने वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया तो याद रखिए अभी तो 2 क्लास दिन भर में दे रहा हूँ, दिन में क्लासेस को बढ़ा के 3 कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को देखें। निश्चित रूप से मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, मैं एक दिन में फिर अपनी क्लासेस 3 कर लूँगा, ये क्लास चलती रहेगी, इसके समानांतर एक और क्लास दूंगा जिसमें आपकी और बेहतर तैयारी हो पाए। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपका कहना मैं मानूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।